दिल्ली यानी देश की राजधानी, यानी देश का दिल, यानी सत्ता का वो डबल सिंहासन जहां से न केवल 2.5 करोड़ दिल्ली वासियों के लिए रूपरेखा तैयार होती है, बल्कि यहीं से ही 125 करोड़ देशवासियों और देश के अरबों कूचों का भविष्य आकार लेता है। ये दिल्ली है, इसे पनाह का समंदर कहा जाता है। तंग गलियां हो या फिर ऊंचे चौबारे, यहाँ पर हर शख्स को खुलकर जीने का अधिकार मिलता है। अब इसे शायद विडंबना ही कहेंगे कि पिछले 5 महीने से इसे पूछने वाला कोई नहीं। सत्ता का सिंहासन वीरान पड़ा है, सत्ता के कूचे सुनसान पड़े हैं, इतिहास बिगड़ा हुआ सा नजर आता है, तो भविष्य अब भी अंधकार में छिपा है। सियासतदानों को तरसती दिल्ली, सत्ता के सिंहासन से महरूम दिल्ली। 5 महीने गुजर गए, हर ओर सुनसान है दिल्ली। ऐसा क्यों है, इससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन ये सिलसिला खत्म कब होगा? अफसोस, इससे आज भी सब अनजान हैं। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में चुनाव जीतने में कोई कठिनाई नहीं आई। बीजेपी चुनाव से डरी हुई है दिल्ली की, ये बात सही है, और इसलिए दिल्ली के जो बीजेपी के नेता हैं वो उनको जमीनी हकीकत मालूम हो गई। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी संपर्क कर रही है, हो सकता है बाकी विधायकों को भी कर रही हो, और खरीदने की भी कोशिश कर रही है, साथ साथ वो डराने धमकाने की भी कोशिश हो रही है। कोई सरकार बनाना चाहता है तो कोई सरकार से भागने की बात करता है। बहुमत से हर दल दूर है, पर सत्ता के सपने हर कोई पाले है। दिल्ली में विधानसभा के मौजूदा गणित की बात करें तो बीजेपी और उसके सहयोगी के पास 29 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी के पास 27, तो कांग्रेस के पास 8 विधायक हैं। जेडीयू के पास 1 विधायक है, जबकि निर्दलीय 2 विधायक हैं, जिनमें एक विनोद कुमार बिन्नी भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के बाद 3 सीटें खाली हो गई हैं। 3 विधायक अब सांसद बन चुके हैं, लिहाजा उन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और यही वजह है कि अब सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 34 के जादुई आंकड़े की जरूरत है। यानी जो विधानसभा में 34 विधायकों का सपोर्ट दिखाएगा, दिल्ली की सत्ता पर आसीन अब वही होगा। ये एक विकल्प है। यहाँ दूसरा विकल्प चुनाव का है। फिलहाल विधानसभा स्थगित है, लेकिन अगर दिल्ली के उपराज्यपाल विधानसभा को भंग करने का फैसला ले लेते हैं तो दोबारा से चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। अब ऐसे में आज राजचक्र में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुर्सी आखिर किसकी? जी हाँ, कुर्सी आखिर किसकी, ये सवाल अब दिल्ली के सामने मुंह बाय खड़ा है। सवाल यही कि आखिर कौन दिल्ली का नया सियासतदान होगा? क्या देश की सत्ताधारी पार्टी दिल्ली में भी सत्ता धारण करेगी, या फिर एक बार फिर से दिल्ली वासियों को वोट के जरिए अपना नेता, अपना शासक चुनने का मौका मिलेगा? हालांकि नंबर गेम फिलहाल आपस में उलझा पड़ा है। दावे कई हो रहे हैं, लेकिन तस्वीर एक भी साफ तौर पर उभर कर सामने नहीं आ रही है। लाजमी है मुद्दे पर मंथन होगा, और ये जरूरी भी है। आज राजचक्र में हम इस मुद्दे पर बहस करेंगे। दिल्ली में दखल रखने वाले कई नेतागण हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरुण रंजन झा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्र, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता उमेश कुमार जी, और बीजेपी के नेता सूरज भान कटारिया जी और हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता राजेश गर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं राजचक्र का आज का सफर। कुर्सी आखिर किसकी? भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में चुनाव जीतने में कोई कठिनाई नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी संपर्क कर रही है, खरीदने की भी कोशिश कर रही है। बीजेपी चुनाव से डरी हुई है दिल्ली। तो चलिए पहले बहस शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये दिल्ली का दंगल फिर से क्यों सुर्खियों में शुमार हो गया है। पिछले कुछ दिनों से वो कौन कौन सी सियासी हलचलें थी जिसने फिर से दिल्ली के दरबार पर सियासतदानों की कतारें लगा दी है। 5 महीने बाद फिर हुई दिल्ली के दरबार पर सियासतदानों की दस्तक। बड़ा सवाल यही, कौन मारेगा बाजी? कुर्सी होगी आखिर किसकी? अरविंद केजरीवाल, ईश्वर की शपथ लेता हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं
5 महीने पहले जब सभी खबरिया चैनल इन तस्वीरों से पटे पड़े थे, तब लगभग राजधानी के हर बाशिंदे ने एक नई शहर के साथ एक नई उम्मीद की आस बांधी थी। लेकिन अफसोस 49 दिन बीते और वो उम्मीद काफुर हो गई और जिस शहर का इंतजार था वो आने वाले 5 महीनों की शब में तब्दील हो गई। अब जिद में या आत्मसम्मान में केजरीवाल सिंहासन के साथ साथ दिल्ली वासियों को छोड़ चुके थे। मौका लोकसभा चुनाव का था, लिहाजा नए अरमानों के साथ केजरीवाल नए सफर पर निकल पड़े। विडंबना देखिए, दिल्ली के बाहर चली नहीं तो मजबूरन दिल्ली का ही रुख करना पड़ गया। आलम ये रहा कि सर झुकाकर माफी तक मांगनी पड़ गई। लोगों का कहना है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, आप सरकार छोड़ के क्यों गए। लोग कहते हैं कि आप भाग गए, आपने हम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। इस बात को लेके अच्छी खासी नाराजगी है लोगों के अंदर। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। अब यहाँ से हालात बदल चुके थे। विधानसभा सस्पेंड थी, भंग उसे किया नहीं गया, लिहाजा सरकार दोबारा से बनाने और चुनाव भी दोबारा से होने के दोनों विकल्प खुले पड़े थे। केजरीवाल साहब को लगा कि सत्ता में रहना है तो सरकार बना लेनी चाहिए, पर अफसोस पिछली बार की तरह इस बार कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। मुद्दा सुर्खियों में तब आया जब आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को हवा दे दी। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी संपर्क कर रही है, हो सकता है बाकी विधायकों को भी कर रही हो, और खरीदने की भी कोशिश कर रही है। साथ साथ वो डराने धमकाने की भी कोशिश हो रही है। आपका बीजेपी पर आरोप, सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त। हालांकि बीजेपी ने न केवल इन आरोपों को निराधार किया, बल्कि केजरीवाल पर उल्टा मानहानि का दावा तक ठोक दिया। मामला यहीं खत्म हो जाता, लेकिन हवाओं का रुख फिर से सत्ता के गलियारों में तब तेज हो गया जब बीजेपी के नुमाइंदों की ओर से कुछ ऐसे बयान सामने आने लगे। मैंने अपनी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमें ये स्वीकार नहीं है, हम जोड़ तोड़ से कोई सरकार बनाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया। बीजेपी का सरकार बनाने का दावा, आला कमान की हरी झंडी का इंतजार। सूत्रों से आ रही जानकारी यही कहती है कि ना तो बीजेपी के आला कमान और ना ही आरएसएस ये चाहती है कि बीजेपी जोड़ तोड़ की सरकार बनाए। हालांकि खबरें ऐसी हैं कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक बीजेपी में आने को बेशर्ते तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक संघ का मानना है कि अगर बीजेपी किसी तरह जोड़ तोड़ करके सरकार बनाती है तो इससे पार्टी की छवि धूमिल होगी। इस वजह से आगामी अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को तो फायदा मिल ही सकता है, साथ ही कांग्रेस को भी बल मिलेगा। हालांकि सरकार बनाने के पीछे भी एक ठोस वजह सामने आ रही है। पार्टी कैडर में यह हलचल है कि अगर दिल्ली में दोबारा चुनाव होते हैं तो महंगाई और दूसरे मुद्दे उसमें खलल डाल सकते हैं, लिहाजा बहुमत मुमकिन नहीं है, इसलिए सरकार बना लेनी चाहिए। अब ऐसे में पाला मोदी के पक्ष में दिखता है और आखिरी फैसला भी पार्टी ने उन्हीं पर छोड़ रखा है। दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अब जो भी सफाई दे, लेकिन जो उधेड़बुन है ये आज की स्थिति साफ करती है। अब सरकार जुगाड़ से बने या दोबारा चुनाव से, सवाल वही अपनी जगह बरकरार है कि कुर्सी आखिर किसकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो ये है स्थिति। अब हम सीधे चलते हैं केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि सूरजभान कटारिया जी के पास। कटारिया जी, पहले तो आपकी पार्टी की ओर से जब केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था, कोई सरकार नहीं थी, स्पष्ट रूप से आपके नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि हमारे पास संख्या नहीं है, हमें जनादेश नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। फिर अचानक ये क्या हो गया? अचानक आप ये सारी मशक्कत करने लगे कि अब सरकार बना लें, बल्कि यहाँ तक तो बात आ गई कि शायद आप खरीद फरोख्त में आ गए। और आपके नेता ने जैसे आरोप लगाया कि डराने धमकाने की भी कोशिश की जा रही है, यानी कि किसी भी तरह से जोड़ तोड़ कर आप सरकार बनाने को तत्पर दिख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए विनोद जी, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे जी, और भारतीय जनता पार्टी के जी 32 विधायक चुनकर आए थे जी, उस समय ही
बड़ी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो सरकार बना सकती थी, उस समय भी जोड़ तोड़ की सारी जो योजनाएं थी हो सकती थी। पर भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पहल करते हुए कहा कि भले ही हम दिल्ली में सबसे बड़े दल के रूप में चुनकर आए हों, पर हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं और किसी दूसरे दल को सरकार बनाने की योजना बनानी चाहिए। बिल्कुल सूरज भान जी, मैं वही याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने नैतिकता के आधार पर और एक राजनीतिक स्वच्छता का प्रदर्शन करते हुए उसका उस समय आपका स्टैंड था, फिर आज ये अचानक बदलाव कैसे हो गया? देखिए, मैं आपको बता दूं जी, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क है जी। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए और लोकसभा के चुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। और बीच में एक बात रही कि जब 32 विधायक भाजपा के चुन के आए थे तब भी सरकार बनाने से पीछे हटे थे नैतिकता के आधार पर, और जो प्रदेशवासियों ने हमें समर्थन सहयोग दिया था उस सहयोग के मार्फत लोकसभा चुनाव में जाने की योजना थी। अगर उस समय की जो सत्ता में सत्तारूढ़ पार्टी थी केंद्र में, कांग्रेस पार्टी, उस समय जब अरविंद केजरीवाल जी ने लगभग 1.5 माह के कार्यकाल में इस्तीफा दिया, अगर चुनाव की ओर बढ़ना था तो उसी समय चुनाव की ओर बढ़ा जा सकता था। उस समय कांग्रेस पीछे हटी थी। दूसरी बात, आज की जो स्थिति सामने आई है, कांग्रेस के 8 विधायक हैं। 8 के 8 विधायक में ज्यादातर 6 से 7 विधायक नहीं चाहते कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव दोबारा हों। रही बात माननीय केजरीवाल जी के विधायकों की, केजरीवाल जी के विधायकों को यह अच्छी तरह पता है कि जो केजरीवाल जी ने उस समय डिसीजन लिया था वो एक सेल्फ डिसीजन था। वो अपने आप बिना विधायकों के सलाह मशवरा करके छोड़ के भागे थे। और आज आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक चाहता है कि किसी तरह किसी भी माध्यम से सरकार बन जाए। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ कांग्रेस के विधायक भी और आम आदमी पार्टी के विधायक भी एक आस भरी नजरों से देख रहे हैं। पर इसमें कोई दो राय नहीं। आज हमारे पार्टी के सम्मानित विधायक और हमारे नेता हैं रामवीर विधुड़ी जी ने स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की या खरीद फरोख्त की राजनीति करने वाली नहीं है। ना ही वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की सोच रही है, ना ही कांग्रेस पार्टी की सोच रही है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं अपनी बात को फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के विधायक भी और कांग्रेस के विधायक भी आज भाजपा की तरफ बिल्कुल आस लगाए बैठे हैं। उनको पता है कि अगर आज दिल्ली में चुनाव होते हैं तो चुनाव होने से उनकी कुर्सियां जाने वाली हैं, उनकी विधायकी जाने वाली है। और दिल्ली में भाजपा के लिए दोनों रास्ते खुले हैं। भाजपा अगर इस पॉलिसी पे आती है कि वो कांग्रेस के विधायकों को या आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपने अंदर शामिल कर ले, या किसी जैसे कि शिरोमणि अकाली दल में किसी कांग्रेस के विधायक चले जाएं, कोई दूसरा रास्ता कोई बने और एक अच्छी संख्या बन जाए जो सरकार बनाने की स्थिति में हो, सरकार बना भी सकते हैं। पर देखिए विनोद जी, आज जो स्थिति है बहुत नजदीक खड़े हैं हम दिल्ली से सटे हुए हरियाणा प्रदेश में जो चुनाव होने हैं, झारखंड प्रदेश में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र प्रदेश जहां आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में दिल्ली के बाद थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है उनके वोट प्रतिशत को देखते हुए, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। तो इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की, हमारी पार्टी की जो साफ स्थिति है, हम नहीं चाहते कि वो धूमिल हो। ऐसा आज हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने भी स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आस भरी नजरों से दोनों विपक्षी दलों के विधायक थे, पर हम और पार्टी के बड़े नेताओं ने, दिल्ली प्रदेश के प्रमुख नेताओं ने तय कर लिया है कि हम इस प्रकार की जोड़ तोड़ करके राजनीति नहीं करेंगे और आपकी बात सही है, लेकिन नहीं कराएंगे, सरकार नहीं बनाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में 7 के 7 सीटें आपको मिली, और बल्कि जो 70 विधानसभा सीटें उसमें 60 विधानसभा क्षेत्र में आपने लीड लिया था। तो अभी चुनाव की दृष्टि से सारी परिस्थितियां तो आपके अनुकूल थे, तो फिर आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? जो कांग्रेस और आप पार्टी आरोप लगा रही है कि आप केंद्र में सत्तारूढ़ है, इसके बावजूद आप चुनाव से भाग क्यों नहीं आप चुनाव करवा रहे हैं? विनोद जी, कितनी एक हास्यास्पद बात कांग्रेस के सम्मानित नेता कर रहे हैं, और आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं। आप देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने कुर्सी छोड़ी थी तब किसकी सत्ता थी?
कांग्रेस की सत्ता थी। कांग्रेस तो ने क्यों गलती नहीं- की? नहीं, नहीं, क्यों नहीं कांग्रेस ने पहल नहीं करके की। लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराते, हमारा खर्च बचता, कटारिया जी, मतदाता को एक अवसर में ही कटारिया दोनों जी, चुनाव सवाल वही कराने उठता है पड़ते। कि जो गलती कांग्रेस ने की, जो अपराध कांग्रेस ने किया, लोकतंत्र के साथ छल किया, फिर उसी गलती को, उसी छल को आप क्यों आत्मसात करना चाहते देखिए हैं? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह पता है, हमारे बड़े नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, संगठन के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी पता है, अगर आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से चलिए, सरकार आपका बना स्वागत ले। है। अब आते हैं कांग्रेस के जो हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा जी। आपने अभी भारतीय जनता पार्टी की बात सुन ली। आपका आरोप सीधे आपके पार्टी के है कि ये जानबूझकर के चुनाव से भागना चाह रहे हैं। शायद ये, जैसे यही तो आश्वस्त है कि जीतेंगे, शायद अभी जो 2 माह के, लगभग 2 माह होने जा रहे हैं केंद्रीय सत्ता के, तो जो संदेश गया आम जनता के बीच में, ऐसा लगता है कि आम जनता अभी रुष्ट है और अब वो स्थिति नहीं है जो लोकसभा चुनाव के तत्काल बात थी या पहले थी। तो आपका आरोप है कि चुनाव से भागने, बोले कि बिल्कुल नहीं, हम चुनाव से नहीं भागना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आपकी पार्टी के ऊपर भी विधायक है कि ये जो खरीद फरोख्त को जो बात चल रही है, उसमें आपके पार्टी के कुछ विधायक भी शायद वो सत्ता लोलुप हो, उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, या आप पर भी आरोप आ रहा है? देखिए, इसमें 2-3 बातें एक साथ है। जी। पहली बात तो ये है कि जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं, चाहे वो खरीद फरोख्त का आरोप हो या डराने धमकाने का आरोप हो, मुझे लगता है यह बेहद गंभीर बात है और इसकी संज्ञान जनता जरूर लेती है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। और इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो वास्तविक चेहरा है वह लोगों के सामने आता है। दूसरी बात कांग्रेस की रही तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का कोई भी विधायक टूटने वाला नहीं है। हमारी पार्टी के तमाम विधायक एकजुट हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा फैलाया गया भ्रमजाल है और इस तरह की हवा बनाई गई ताकि लोग टूटे, इस तरह की कोई बात हमारी पार्टी में नहीं है। मिश्रा जी, बगैर चिंगारी के धुआं नहीं निकलता है, ये धरे कहीं ना कहीं कोई बात है जरूर, अन्यथा 5 महीने से जो पूरे शांति थी, अचानक ये क्या हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले तो ये तय कर लें कि वो चाहते क्या हैं। एक हमारे यहाँ आए माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उनको यही नहीं पता है कि उनको करना क्या है। जैसे बच्चे खेलते हुए कहते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो उस तरीके से वो काम करते हैं और उनको लगता है कभी कि हमें मुख्यमंत्री बन गया तो बन गए, रिजाइन कर देना है कर दिए, फिर माफ़ी भी मांग ली। तो मुझे लगता है कि वो जिस तरह की बचकाना हरकत दिखाते हैं, आजकल भारतीय जनता पार्टी भी कमोबेश उसी माइंडसेट में चली गई है। और जिस तरह वो 49 दिनों की सरकार के बाद वो छोड़कर भाग गए, भारतीय जनता पार्टी ने भी लोगों को बहुत सारे ऐसे सपने दिखाए थे और अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा दिया था। पिछले 50 दिनों में लोगों ने ये देखा कि अच्छे दिन कैसे आ रहे हैं, किस तरह से डीजल पेट्रोल लगातार महंगा हुआ, रेलवे की किराए में इन्होंने इतनी वृद्धि कर दी, उसके बाद आपने देखा किस तरह से दिल्ली में बिजली की कीमतें इन्होंने बढ़ा दी है। तो लगातार लोग ये देख रहे हैं कि जो लोग इस वादे पर आए थे कि हम आते ही महंगाई कम कर देंगे, आते ही हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बदले में वो तमाम महंगाई और बढ़ती चली गई और उनके कदमों से और बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता के सामने में भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और यही डर है इनको कि यह चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं और खरीद फरोख्त, डराने धमकाने और तमाम तरह की गलत हरकतों के माध्यम से चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार बना लें। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं आप पार्टी के नेता राजेश गर्ग जी के पास। गर्ग जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? राजेश गर्ग जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ बिल्कुल मिल रही है। हाँ बोलिए। गर्ग जी, अभी आपने सुना, अब जो स्थितियां उभर रही है, आपकी पार्टी की ओर से गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऊपर भी लगे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी आपके रणछोड़ प्रसाद बनने के बाद सरकार बनाने से पीछे हट रही थी, बोली कि हमारे पास संख्या बल है, आज वो आपके अनुसार, आपने जो आरोप लगाया, आपके नेताओं ने जो आरोप लगाया, वो खरीद फरोख्त की राजनीति अपनाकर दिल्ली में सरकार बनाने को आमदा है। हालांकि आप पर मुकदमे भी हो गए, आपको नोटिस भी मिले कि उन लोगों ने इनकार किया, खंडन की ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह चर्चा आज भी दिल्ली में मौजूद है कि भारतीय जनता पार्टी से कर रही है, जबकि आप अपनी ओर से यह कह रहे हैं कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक वो उधर उनको खरीदे भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। हालांकि शक यह भी है कि आपके भी कुछ विधायक जा सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जैसा इशारा किया है। ऐसे में
आपने चुनाव का जो मन बनाया हुआ है, आप गली नुक्कड़ पर सभाएं तो ले रहे हैं, अपना जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं, लेकिन चुनाव के लिए एक कोई बहुत गंभीर प्रयास नजर नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप को पूरी जानकारी नहीं है। पूरा प्रयास है मोहल्ला सभा के माध्यम से आम आदमी पार्टी के सभी विधायक लगातार लोगों के टच में हैं। मैं सरकार पर दबाव की बात कर रहा हूं, नीति को लागू करने के मैं लिए जनता की भी जानकारी, मैं सरकार पर दबाव की बात कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं जी जी, सरकार पर दबाव हम बता रहे हैं। बीजेपी का जो चरित्र है वो सबके सामने आ चुका है। जिस प्रकार से ये लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह के दलाल रूपी लोगों को भेज रहे हैं, जिनकी बात समय समय पर हम कहते रहे हैं। जिस समय हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे विधायकों से संपर्क करके बीजेपी के लोग प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, तो उस समय बीजेपी के लोगों ने इस बात को नकारा था। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही जिस प्रकार से राजीव प्रताप रूडी साहब ने और प्रभात झा साहब ने कहा कि विकल्प खुले हैं, हम सरकार बना सकते हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में हैं, उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि बीजेपी तोड़ जोड़ की राजनीति कर रही है, वो तुरंत प्रभात झा और राजीव प्रताप रूडी साहब के बयान से सिद्ध हो गया कि हाँ, ये सरकार बनाने के इच्छुक है। लेकिन आज तक ये नाम नहीं बता पाए। आज भी इनके नेता रामवीर सिंह भदौरी कह रहे थे कि 7 लोगों ने हमसे संपर्क किया है, लेकिन जब उनसे पूछा गया नाम बताओ, नाम वो नहीं बता रहे हैं। लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, ऑथेंटिकेट करता हूं इस दावे को कि बीजेपी के लोग, विशेष तौर से आरएसएस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। कुछ जगह उनकी पिटाई भी हुई है। मीडिया चैनल के लोगों के पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो आप देखना एक आध दिन में सबके सामने आने वाली है। दूसरी बात, बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं कि 49 दिन के शासन में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह दिल्ली की जनता को एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया था, जिस प्रकार बिजली पानी के रेट को कम किया था, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर पुलिस रिश्वत लेना भूल गई थी, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट एमसीडी से तुरंत रिलीज हो रहे थे, एसडीएम ऑफिस के अंदर रिश्वत लेने और दलाल टाइप लोग भाग गए थे, मोटर लाइसेंसिंग ऑफिसर के पास जाते थे, लाइसेंस बनता था। उन सारी बातों से परेशान हैं ये लोग। और बीजेपी की जहां तक बात है, इनके नेता जिस प्रकार से बहुत सारे फर्जी कामों में शामिल पाए गए हैं, अरविंद केजरीवाल ने समय समय पर खुलासा किया है। आज जिस प्रकार का बजट पेश इन्होंने किया है, दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम किया है, अपने मैनिफेस्टो को लागू नहीं किया, बल्कि 1 अक्टूबर से माननीय अरुण जेटली साहब ने कहीं लोकसभा में ये नहीं कहा कि 1 अक्टूबर से ये रेट लागू होंगे। उन्होंने कहा कि हम रियायत दे रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन दोनों की साठगांठ है। और मैं बड़े खुले तौर पर कह सकता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, माफ करना। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, एक अखबार के मालिक है अश्विनी कुमार चोपड़ा, हैं, जो कि पंजाब केसरी के मालिक हैं। उन्होंने हजारों करोड़ की जमीन पर कब्जा किया दिल्ली के अंदर, और मोदी साहब ने उनके यहाँ ब्रेकफास्ट किया, राजनाथ सिंह साहब ने वहां लंच किया और उनको करनाल से एमपी का टिकट दे दिया, जिनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है दिल्ली के अंदर। रोहिणी की कोर्ट अदालत में, रोहिणी की कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन इनको बताने के बावजूद भी उनको टिकट दिया और आज वो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बीजेपी को पता है कि दिल्ली की जनता को सारी बातें मालूम हो रही है। मोदी साहब का जो जादू, इन्होंने गुजरात मॉडल पर लोगों को बरगलाया और उनको झांसे में ले लिया था, वो सच्चाई जान चुके हैं। अब यदि इनमें हिम्मत है तो सारी बातों को छोड़कर दिल्ली के होम मिनिस्टर उपराज्यपाल साहब को कहें और विधानसभा को भंग करे, तुरंत चुनाव में आए। मतलब बार बार जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि हाँ देखते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। एक नेता बोलता है कि हमारे पास नंबर नहीं है, दूसरा नेता बोलता है कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हमारे संपर्क में, तीसरा नेता बोलता है कि कांग्रेस का समर्थन हमें मिल रहा है, चौथा नेता बोलता है कि 24 घंटे के अंदर हम सरकार बना लेंगे। मतलब इस प्रकार की नीति जिस प्रकार की बीजेपी अपना रही है, जैसा कि इनके बारे में फेमस है कि अफवाह उड़ाने में ये माहिर हैं। साहब, आपने अफवाह की बात कही और आपने 2 बातें अभी कही। आपने अश्विनी कुमार के, आपने कहा कि केजरीवाल साहब के पास इनके बहुत सारे कारनामों के चिट्ठे हैं और समय समय बताते रहे।
उन्होंने ऐसे कहा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दिल्ली के प्रभारी नितिन गडकरी जी हैं, उनके ऊपर कहा वो मुकदमा हुआ और मानहानि के मुकदमे उनके अदालत में जाना पड़ा। गडकरी ने चुनौती दी कि आप साबित करो, जो साबित नहीं कर पा रहे हैं। एक यूं ही बोला, जो अफवाह की बात करें, अफवाह आपकी बोल से उड़ा। अभी दो दिन पहले केजरीवाल ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित करने वाले हैं, कोई आमंत्रण नहीं मिला। तो ये तो जो बातें झूठ वो भी साबित हो रही बार बार। तो अभी हम आपके पास फिर आएंगे। इस बीच में आपके एक पुराने नेता जो विनोद नहीं मेरी सुन लीजिए, नहीं बात सुन लीजिए। नितिन गडकरी साहब का मामला कोर्ट में भी आया है। जब एविडेंस होंगे देखना, यही नितिन गडकरी साहब जेल में जाएंगे। मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं आम आदमी पार्टी का, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लाइव बोल रहा हूं, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। नितिन गडकरी साहब जेल जाएंगे। पूर्ति वाला जो मामला, घोटाला मामला है, वो सिद्ध होगा। मानहानि का दावा कोई भी किसी पे कर सकता है। नहीं, आपको जब आप गर्ग साहब जब आप एक पर्टिकुलर नाम ले, तो मैं बता दूं आपको जानकारी होगी कि पूर्ति के मामले में भी इनकम टैक्स से लेकर सभी ने उनको क्लीन चिट दे दिया है। ये तो सामने आ गया है। तो किसी अदालत में मामला नहीं है तो जेल कैसे जाएंगे? यूं कहने से होता है, इसलिए तो मानहानि का मुकदमा हुआ है। नहीं, जो कहीं कोई FIR नहीं है, कहीं कोई मामला दर्ज नहीं है। एविडेंस होंगे। मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, मैं कोर्ट का आदमी, मैं लॉ का आदमी हूं। मेरी बात सुन लीजिए। जिस समय कोर्ट के अंदर नितिन गडकरी साहब के एविडेंस पर केस आएगा और उन्हें हमारे क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा, और जब हम सारे डॉक्यूमेंट पेश करेंगे तो मजबूरन कोर्ट को उनके खिलाफ निर्णय देना पड़ेगा और उसी पेज पर FIR होगी। किस प्रकार से उनके ड्राइवर के नाम करोड़ रुपए की संपत्ति कहां से आ गई? मुझे मालूम है कि कांग्रेस और बीजेपी की साठगांठ है, उस कारण उनके खिलाफ FIR नहीं हुई। लेकिन जो इन्होंने केस किया डिफेमेशन का, वही डिफेमेशन का केस इस बीजेपी के गिरावट का कारण बनेगा। यही नितिन गडकरी के खिलाफ FIR उसी कोर्ट से होगी जिस कोर्ट के अंदर माननीय अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इन्होंने मानहानि का दावा किया हुआ है। आप देखना, समय आने दो। ठीक है गर्ग जी, ये आपका हो सकता है आपका आकलन हो। आप जैसे आपने कहा कि आप लीगल के आदमी हैं, लेकिन जैसे आपने ड्राइवर की चर्चा की, ये बात भी सामने सारे मीडिया में आ चुका है। कोई ड्राइवर करोड़पति के हजारपति बेचारा नहीं 8,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, उस बात वो अलग मुद्दा है, मैं आपको बता दिया। अब आपकी बातों पर मैं आपके एक पूर्व नेता, आपके नेता हमारे साथ उमेश कुमार जी मौजूद है। उमेश कुमार जी, आपने गर्ग साहब की बातें सुनी और ये हम लोग यहाँ दिल्ली के सरकार के संदर्भ में बातें कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर आप इन सभी बातों को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं राइस भैया से ये बताना चाहता हूँ, भैया आप मुझे बताओ कि झूठ बोलने की एक इंतहा होती है। आप 24 घंटे झूठ बोलते हो। आपने ये कहा कि भाई हमने बिजली पे सब्सिडी दी, कहाँ सब्सिडी, कहाँ कम रेट कम किए आपने? वो तो आपने पैसा यहाँ से लेके वहाँ दे दिया उनको। दूसरा, आप कहते हैं कि जी हम जो है, इन्होंने क्या किया है? आप मेरी बात सुनिए राजेश भाई, आप सुनिए, जब सब लोगों ने बात सुनी है आपकी, आप हमारे सुनिए आपकी। आपने बोला कि भाई हमने बिजली के दाम कम कर दिए, वो दाम कम नहीं किए, सब्सिडी आपने दे दी, ठीक है जी। दूसरी बात, आप बोलते हैं बार बार, आपके नेता हमारे अरविंद भाई बार बार जो LG से मिलते हैं। आखिर LG से मिलने की जरूरत क्या है? जब आपको अच्छे भले जनता ने बहुमत दिया था, आपको सराखों भी बिठाया था, क्या जरूरत थी आपको भागने की? क्या जरूरत थी आपको बड़ौदा रेल भवन पे वो धरना प्रदर्शन करने की? आप सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलने की जो प्रक्रिया है, जो आपकी आदतन हो गई है, इसे आप बंद कीजिए। जनता आपकी सारी जो आपकी चालें हैं, जो आपका तौर तरीका है, वो समझ चुकी है। आम एक छोटा सा भी जो दिल्ली वासी है वो आपकी बात समझता है। अरे उस समय आप दिल्ली को छोड़ के चले गए भाई, जिस समय बहुत जरूरत थी। अगर आप इतने बड़े इस देश को जो है सच्चाई के रास्ते पे लाना चाहते थे, इस देश में एक जो है स्वच्छ राजनीति चाहते थे लाना, ले आते उस समय। किसने रोका था आपको? आप कांग्रेस के खिलाफ आप बोलते रहे कि भाई हम तो इनसे समर्थन नहीं लेंगे। उसके बाद आप जो है सिर्फ के खिलाफ एक डोजे ले घूमते थे 4200 पन्नों का, वो अब कहाँ है? आप जो है उनसे आपने 100 करोड़ रुपए लेके उनको आपने जो है क्लीन चिट दे दी, वो जाके गवर्नर बन गई है, ठीक है। इस तरह की आप क्यों कर रहे हैं आप ऐसा?
दिल्ली की जनता बहुत सीधी सादी है, बहुत ही प्यारे, मेरे भाई बहुत ही प्यारे लोग हैं। आप डिफेमेशन हो सकते हैं मेरे भाई बड़ी 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 नहीं बात सुन लीजिए। हाँ। कम से कम सच बोलने की हिम्मत रखिए। मेरे भाई मेरी बात सुनिए। मैं सच बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। क्या बात बोल रहे हैं? मैं सच बोल, पहले मेरी पूरी बात सुनिए आप मेरी। चलो मैं आप सुनिए। हाँ। मैं आप एक भी एविडेंस दे दीजिए, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। मेरी सुन लीजिए, मैं आम आदमी पार्टी छोड़ दूंगा। उमेश जी जो आप बोल रहे हैं, राजेश भाई, आपने इस दिल्ली की जनता को ना, आप लोगों ने दिल्ली की जनता को इतना ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते लोग। किसी नेता, मैं कहता हूं आज 20 साल तक ऐसी क्रांति कभी नहीं हो पाएगी। आदमी क्रांति ले जाकर उसके जूते मार के भगा देंगे लोग। आपने वो माहौल क्रिएट किया, आपने हजारों करोड़ रुपए आप जो जनता का खा गए हैं। केजरीवाल जी कहां से इतनी विलासिता पूर्ण आप जिंदगी जी रहे हैं? आम आदमी है केजरीवाल जी, करोड़ों मेरे भाई करोड़ों जो बोल रहे हैं। सुनिए हाँ जी, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, जो बोल रही है नहीं अरे मेरे भाई मेरी बात सुनिए। मैं इस दिल्ली का बच्चा हूँ, मैं इस दिल्ली की जनता का बच्चा हूँ। आप मुझे जरूर सड़ा देंगे ना, मैं सड़ने तैयार हूँ। गलत बोल रहे हैं आप बीजेपी कांग्रेस के इशारे पर जो मेरे भाई, अगर कोई आदमी ये कह दे, सुनिए, अगर मेरा कोई ताल्लुक बीजेपी से रहा हो, कांग्रेस से रहा हो, तो मैं कोई एक ताल्लुक बता दे मेरा, तो मैं आप जो बातें कर रहे हैं आप मेरे भाई, ये दिल्ली वालों की दिल की भावना है, दिल्ली वालों की भावना है जो मेरे युवा के मन से निकल रही है। राजेश जी, उमेश जी, मैं तुरंत सागर उमेश जी ने भी कुछ आरोप लगाए, वो सार्वजनिक रूप से लाइव आरोप लगा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल में पैदा नहीं हुए हैं, मनीष सिसोदिया पैदा नहीं हुए हैं, ये लोग बाहर से आए हुए लोग हैं। दिल्ली की समस्या कौन बताएगा? आप मुझे बताएं। पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, बिजली नहीं आती है टाइम पर। आपके समय में क्या किया आपने? क्यों भागे आप? उमेश जी आपकी बातें हम सुनिए। राजेश जी आपकी बातें भी सामने आ गई। अब अभी यहाँ पर आप पार्टी के चाल चरित्र को लेकर कुछ चर्चा हो गई। हमारे पार्टी के पूर्व नेता हैं उमेश कुमार ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे बीच आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण रंजन झा जी, जिन्होंने चुनाव के पहले आप पार्टी का एक स्टिंग किया था और ये बताने की कोशिश की थी। मैं सुन लीजिए, आ रहे हैं, ये बताने वो जो जिस सिद्धांत, ईमानदारी और चरित्र की बात होती थी, और पूरे देश में संदेश खासकर दिल्ली वासियों गया कि आप पार्टी के जरिए एक सैद्धांतिक और ईमानदार राजनीति की शुरुआत हो रही है। और हमारे जैसे पत्रकारों ने भी सोचा था कि यह प्रयोग सफल होना चाहिए ताकि पूरे देश को कोई विकल्प मिले। लेकिन उसी बीच अनुरंजन झा जी का जो स्टिंग सामने आया, उससे एक अलग चेहरा आपका समझ गया, जो थोड़ा बहुत अभी उमेश जी ने बताया। अनुरंजन जी, आपने सारी बातें सुनी। अब हम थोड़ा सा जो चुनाव से सब जुड़ा ही हुआ मामला है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ था चुनाव के समय लगता है नीचे हो गया, उससे उत्साहित होकर आप पार्टी अब फिर मैदान में कूदी है। उसे ऐसा लगता है कि इस बार फिर सत्ता उसके हाथ में आ जाएगी पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन अभी जो उमेश जी ने आरोप लगाया और राजेश जी ने जो बचाव किया, आपको क्या लगता है कि सचमुच अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जो एक सैद्धांतिक चरित्र सामने रखा था, भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी थी, वो लगता है कि वो ईमानदारी पूर्वक दिया? और दिल्ली वासी, अभी देश की बातें छोड़ दें, दिल्ली वासियों ने उस पथ का वर्ण किया है? देखिए विनोद जी, मैं बहुत साफ शब्दों में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसे अभी सब नेताओं की बातें हम सुन रहे थे जी। हमें लगता है कि दिल्ली के चुनाव में तीनों पार्टियों के बीच के कुछ विधायक ऐसे हैं जो चुनाव में नहीं जाना चाहते, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें उन विधायकों को यह डर है कि शायद वो दोबारा रिपीट नहीं हो पाए, या तो मार्जिन कम रहा हो या मुगालते में जीत गए हों। वो तीनों पार्टियों में लोग हो सकते हैं, इसलिए ये दो विचारधारा है कि ये चुनाव जीत में आया जाए या नहीं आया जाए। बीजेपी को चुनाव में आना चाहिए, जिस तरीके से उनको जनादेश पूरे देश में मिला है, उनको दिल्ली में चुनाव में आना चाहिए। और जैसे बीजेपी के नेता अभी कटारिया साहब कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग टूटना चाहते हैं और वो अलग दल बनाना चाहते हैं, इनको कैसे मालूम? क्या इनके संपर्क में वो लोग हैं? ये सारे सवाल खड़े होते हैं। इस बीच में जो आपने सवाल किया कि आम आदमी पार्टी, जी देखिए, आम आदमी पार्टी पर देश को बहुत भरोसा था, और आम आदमी पार्टी बनने के पहले से लेकर के और आंदोलन शुरू होने से पहले से लेकर के
मैं आंदोलन के समय अन्ना के मूवमेंट से जुड़ा रहा और काफ़ी करीब रहा, लेकिन जब हमने देखा कि ये विचारधारा के स्तर पे या बातों के स्तर पे पार्टी कहीं और जाती है और कार्यान्वयन के स्तर पे कहीं और जाती है, तो हमें तकलीफ हुई और ये सच सामने आया। उस समय जब ये खुलासा हुआ, जब ये इन्वेस्टिगेशन हुआ, उस समय भी तरह तरह की बातें की गई, हम पे भी आरोप लगाए गए, जो ये लोग, वो भी मामला अदालत में है और ये लोग अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाए जी। और इसके बाद अब क्या होता है, अब मुझे आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जो दल छोड़ गए हों या कुछ ऐसे भी है, मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, जो मुझे कभी कभार मिलते रहते हैं, वो कहते हैं कि आप इतनी जल्दी अरविंद जी को या उनकी टीम को कैसे पहचान गए, हम लोग तो 9 साल से, 10 साल से, 8 साल से उनके साथ नहीं पहचान पा रहे जी। तो ये इस देश की जनता, ये दिल्ली की जनता के साथ बुरा हुआ है और एक उम्मीद थी, ये उम्मीद की किरण थी, जैसे आप कह रहे थे कि राजनीति में एक शुचिता की बात थी जी। होता क्या है ना, जब आप ये कहते हैं कि सब लोग चोर हैं, हम ईमानदार हैं, तो आपसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। वहाँ पर जाकर के इनकी समस्याएं सामने आई और ये लगा कि नहीं, ये तो मतलब वैसे ही हैं जैसे इस देश में बाकी दलों में होता रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे दल भ्रष्ट हैं और सारे दल खराब हैं, लेकिन उसमें दोनों तरह के लोग होते रहे और इनके दल में भी हैं। फिर इनको सत्ता मिली, इन्होंने कहा गठजोड़ नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे, कस्मे वादे सारे हुए, फिर सरकार में आ गए। सरकार में आने के बाद क्या हुआ, आप एक समय के बाद आप अचानक सत्ता छोड़ के चले जाते हैं, फिर आपको एहसास होता है कि सत्ता छोड़ के चले गए। तो ये जो समस्या है कि विनोद जी, अगर आप 77-74 के दौर को देखें जी, तो एक पूरा एक आंदोलन चला था इंदिरा हराओ। इंदिरा हराओ तक ठीक था, लोगों ने इंदिरा को हरा दिया, लेकिन उस पूरे, हमें लगता है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन हमें लगता है कि उस पूरे दौर में ये तय नहीं था कि इंदिरा को हराने के बाद क्या करो। नतीजा क्या हुआ, 2 साल के बाद फिर इंदिरा गांधी वापस आ गई। वही काम आम आदमी पार्टी के साथ हुआ। नहीं, यहाँ हुआ है, जनता ने उस समय के जो आपने 74 कहा, जनता ने जो इच्छा थी वो पूरी कर दी, इंदिरा गांधी को हटा दिया, सत्ता से हटा दिया। लेकिन 2 साल में वापसी हुई कि जनता को उस समय यह लगा कि जिस विकल्प की अपेक्षा हमने की थी वो विकल्प देने में जनता पार्टी से। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में अभी जो पूछे कि आज जो अगर चुनाव होता है तो आपको क्या लगता है, देखिए यह तो आपको भी सभी को मानना पड़ेगा कि आप पार्टी से लोगों को उम्मीदें पड़ी थी, बिल्कुल ये ठीक है कि 49 दिन वापस चले गए, निराशा हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसके लिए माफी मांग ली और स्वीकार कर लिया कि हमसे गलती हुई। ध्यान रहे, इंदिरा गांधी ने भी गलती स्वीकार की, तब जनता ने दोबारा उन्हें सत्ता दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, इंदिरा गांधी की सार्वजनिक रूप से। आज अरविंद केजरीवाल ने गलती सार्वजनिक रूप से स्वीकार की कि हमसे गलती हो गई थी और उन्होंने नुक्कड़ सभाएं, ग्राम सभाएं, मोहल्ला सभाएं ले लेकर लोगों के पास जाना शुरू किया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि अगर आज चुनाव होता है तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप पुनः एक बार सत्ता में वापसी करेगी बहुमत के साथ? देखिए, ये कहना बड़ा ही कठिन है कि अगर अभी तुरंत चुनाव होता है तो कौन सा दल विजयी होगा और किसको सत्ता हासिल होगी, क्योंकि अगर अरविंद को भी पहले ये लगता कि हम बिल्कुल सत्ता में वापस आएंगे तो विधानसभा भंग करने की सिफारिश वो जो कुछ समय पहले उन्होंने की थी। अभी स्थितियां बदली है, अभी स्थितियां बदल गई हैं। अब क्या है कि पिछले जब से केंद्र में सत्ता में बीजेपी आई है, उसके बाद से ये हो रहा है कि महंगाई भी बढ़ रही है, कुछ वही कदम हो रहे हैं जो पिछली सरकारें करती रही हैं, तो वहाँ लोगों की स्थिति वैसी आ गई है। लेकिन आज भी हमें लगता है कि ये बड़ा अगर आज मुझे लगता है कि अभी तुरंत अगर चुनाव कराया जाए और ऐसा हो तो जो कमोबेश स्थिति इस विधानसभा की रही है वैसी ही कुछ दिखने को मिलेगी। डॉक्टर मिश्रा, अभी आपने सुन रहे थे, आप बहुत साथ बैठे हुए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप इस पार्टिसिपेट करें। ये तो भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं, आप पार्टी के दावा है, आपका दावा कितना मजबूत है अगर आज चुनाव होता है? देखिए, मैं 2 बात इसमें जरूर कहूँगा कि लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के उन दिखाए गए सपनों को भी देखा और वह उन सपनों के प्रति कितने गंभीर थे इस बात को भी महसूस किया। किसी पर आरोप लगा देना और यह कह देना कि सारे लोग चोर हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं, सारे की जड़ ये है, तो वो मुझे लगता है कि लोग अब समझ रहे हैं।
जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी बैलून में काफी हवा भरा है पिछले कुछ महीनों में जी। और लोगों को कई सारी लोगों की आकांक्षाएं जगाई, लोगों को कहा ये कर देंगे वो कर देंगे। लोगों की सबसे बुनियादी जो जरूरत थी, जो दिक्कत थी, जिसके चलते हमारी पार्टी से लोगों को नाराजगी भी रही, वो थी महंगाई के मुद्दे पर। और जब ये सत्ता में आए तो इस वादे के साथ आए कि हम आते ही कुछ ऐसा करेंगे जिससे महंगाई कम हो जाएगी। और आने के बाद क्या किया, इनको उस चीज पर ध्यान देना चाहिए था जिससे महंगाई कम होती। इन्होंने उस जले पर नमक छिड़कना शुरू किया, रेलवे की किराए में वृद्धि कर दी, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, उसके बाद आप देखें बिजली महंगी हो गई। लगातार एक से एक काम ऐसा करते गए जिससे महंगाई रुकने के बजाय और बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लोग इस बात को नोट कर रही है कि ये कहते क्या थे और कर क्या रहे हैं। इनको जहां इस बात पर ध्यान देके काम करना था, उस जगह पे ये काम क्या कर रहे हैं कि जो भी पुराने गवर्नर हैं सबको हटा दो, उसमें एनर्जी लगी हुई है। कोई अभी तक ये हमेशा दुहाई देते थे कि जब संसद का कोई काम है या संसद का सत्र आने वाला हो तो आप ऑर्डिनेंस न लाएं। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति विशेष के चलते उन्होंने उस मर्यादा का भी पालन नहीं किया। तो अब धीरे धीरे इनकी कथनी और करनी का जो अंतर है वह दिल्ली की जनता के सामने भी और देश की जनता के सामने भी बिल्कुल खुलकर आ रही है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी के भी उस व्यक्तित्व को देख चुकी है कि कथनी और करनी में कितना गैप है, और भारतीय जनता पार्टी के उस व्यक्तित्व को भी देख चुकी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जनता कांग्रेस ने जो 15 वर्ष में दिल्ली में काम किए हैं उसको फिर से एक बार देखेगी और उन्हें लगेगा कि शायद दिल्ली के लिए कांग्रेस ही बेहतर विकल्प है। कटारिया जी, सीधे सीधे आरोप आप पर लगाया कि अब आपके ऊपर भी आप पार्टी की तरह कथनी और करनी में फर्क का आरोप लग रहा है, और ये आंशिक रूप से सच भी है जो बातें अब तक कब से जो लगभग 2 महीने में सामने आई है। तो क्या समझते हैं कि इस आरोप के आलोक में आप चुनाव में जाकर चुनाव जीत पाएंगे? देखिए विनोद जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली में पिछले 15 साल से शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही है और दिल्ली में कितने महंगाई बढ़ी उस दौरान में और क्या क्या दिल्ली के साथ घटा है, कानून व्यवस्था के मामलों में देखें और दूसरे अनेक मामलों में पूरी दुनिया में जो दिल्ली कलंकित हुई है, वर्ल्ड गेम हुए वहां दिल्ली को कलंकित करने का काम कांग्रेस ने किया। और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ जुड़कर कांग्रेस के 8 विधायकों ने दिल्ली में सत्ता ली थी, तब उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने ये स्पष्ट दिल्ली वासियों को कहा था कि वो शीला दीक्षित को जेल भेजने का काम करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहां भिजवाया? उनको केरल में राज्यपाल लगवाया। और अभी मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के विधायक हैं राजेश भाई, वो बता रहे थे कि कांग्रेस और भाजपा में साठगांठ है। मैं बता दूं राजेश जी, जब दिल्ली में सरकार आपने भाजपा कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई तो भाजपा ने विपक्ष में बैठकर उस चीज को देखा था और आपको पूरा मौका दिया था कि आप सरकार को चलाइए। क्या कमियां रही, क्या कांग्रेस की डीलिंग में और आपकी डीलिंग में फर्क रहा कि आपको सत्ता छोड़कर भागना पड़ा? और उसके साथ साथ क्यों नहीं, मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाहता हूं, जन लोकपाल बिल, मेरी सुनिए बात, मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं, क्यों नहीं कांग्रेस ने उसी समय चुनाव की ओर देखा? केंद्र में भी सरकार थी, आसानी से कर सकते थे। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही बात चाहती है कि चुनाव का बोझ दिल्ली की जनता पर ना पड़े और कोई विकल्प निकल जाए। पर अब उन सारे विकल्पों से हम दूर हटकर बिल्कुल तैयार हैं चुनाव के लिए। और कोई दो राय नहीं है कि आप बहुमत की बात करते हैं, 35 सीटों की बात करते हैं, 50 से 55 सीट हमें तब भी मिलनी थी, तब अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की जनता को झूठे वादे किए, दिल्ली की जनता को एक, मैं कहूं कि एक ऐसी नब्ज को उसने पकड़ा और मध्यम वर्गीय परिवारों से, मध्यम वर्गीय मतदाताओं को कि मैं बिजली पानी के मामले में नरमी बरतूंगा, बिजली पानी के दरों को कम करूंगा। और ये देश, इस दिल्ली की जनता ने देख लिया कि किस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को ठगा, उसकी भावनाओं को ठगा।
और भारतीय जनता पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी उस समय भी नहीं होती तो कांग्रेस तो लंबे समय के लिए जाने वाली थी और 50-55 सीटें हमें उस समय भी मिलने वाली थी। ये जो 32 विधायक हमारे आए थे और 27 विधायक लगभग सब हमारे आने वाले थे। दूसरा, इसके अलावा उस समय भी केजरीवाल जी इसी प्रकार की बात करते थे और अब वो कहते हैं कि मुझसे गलती हुई, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक बार आप दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए। अरे कुछ भी क्या हो जाए केजरीवाल जी, आप क्या करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राष्ट्र निर्माण हो, दिल्ली प्रदेश की जो जनता की समस्याएं हैं उनका हल हो। 15 साल से कांग्रेस ने खड्डे में दिल्ली को धकेल दिया है, उसको मेन पटरी पे लाया जाए, ऐसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं। और चुनावी खर्च दिल्ली पर ना पड़े, कांग्रेस ने जो चुनावी खर्च अगर बचाना था तो उसी समय लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराना था, वो खर्च ना पड़े, एक बात चली और वो बात नहीं बनी। हम स्वीकार करते हैं कि अगर कोई बात थी और कांग्रेस के तो ज्यादातर विधायक, 8 में से 6-7 विधायक, और आम आदमी पार्टी के राजेश भाई की क्या मंशा है वो राजेश भाई जानते हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा विधायक चाहते थे कि चुनाव से बच जाएं और दिल्ली में किसी न किसी माध्यम से सरकार खड़ी हो जाए। केजरीवाल जी जो पिछले दरवाजे से सरकार छोड़कर भागे हैं, वो सरकार में आम आदमी के पार्टी के विधायकों के माध्यम से भाजपा की सरकार बन जाए, ऐसा सब चाहते थे। भाजपा के नेताओं ने भी चाहा कि ऐसा हो जाए, नहीं हो रहा। चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है विनोद जी, दिल्ली की जनता भी तैयार है, 50 से 55 सीटें अपनी आने वाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कटारिया जी, आपने बातों बातों में अरविंद केजरीवाल का चुनावी फार्मूले की बात यहाँ बता दी कि साहब उन्होंने ऐसे ऐसे वादे किए, ऐसे ऐसे सपने दिखाए कि दिल्ली की जनता ने भ्रम में आकर उन्हें वोट दे दिया और सत्ता आपके हाथों से छिप गई। लेकिन यही आरोप, सुनिए, यही आरोप आज पूरे इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के 50, 55, 60 विधायक उस समय आने वाले थे। कांग्रेस की स्थिति 8-10 मैं वही बात कर रहा हूं, वो आने वाले थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो सपने दिखाए, जो वादे किए, नहीं आए। अब आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है प्रदेश की जनता, कटारिया जी मेरी बात सुनिए कटारिया जी, अब देश में चर्चा ये हो रही है और हमारे कांग्रेस की ओर से, आप पार्टी की ओर से और सारी विपक्षी पार्टियां आज ये कर रही हैं कि वस्तुतः नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल का जो चुनाव जीतने का फॉर्मूला था उसको चुरा लिया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सपने दिखाए, वादे किए, उन्होंने पूरे देश में सपने दिखाए, वादे किए और उनकी सरकार आपकी सरकार बन गई। और अभी 2 महीने के अंदर अब वो शायद भ्रम टूट रहा है, इसलिए वो आप डर रहे हैं कि अगर अभी हम चुनाव में जाएंगे तो हम, और जो आप 50-55 की बात कर रहे हैं, ये 32 से शायद आ जाए, बहुत नीचे आ जाए, यह आरोप है। और कुछ चुनावी राजनीतिक विश्लेषकों का यह आकलन है, ये अपनी जगह है। हम गर्ग साहब के पास जाते हैं। विनोद जी, राजेश गर्ग जी, नहीं विनोद जी, एक बड़ा गंभीर प्रश्न आपने किया है, मैं एक कम शब्दों में इस पर करना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी जो सम्मानित हमारे प्रधानमंत्री हैं जी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि पूर्ण बहुमत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को देश में मिला है। नरेंद्र मोदी कोई नौसुखिए नेता नहीं है, वो लंबे समय से गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और गुजरात को कहां से कहां लाकर खड़ा किया है, इस बात को भी विनोद जी आपको भूलना नहीं चाहिए। और देश की जनता के समक्ष नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो वादे किए हैं, जो बात कह के हम चुनाव में जीत कर आए हैं, अभी बहुत लंबा समय पड़ा है, 2 महीने हमारी सरकार को ढंग से बने नहीं हुए हैं। देख लीजिए, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, संभावित दिल्ली में भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा बहुमत मिलने वाला है। और इसके बाद में नजदीक भविष्य में आपकी परिचर्चा में इस सारे विषय पर दोबारा बोलने का मौका मिलेगा, आपके समक्ष रखने का मौका मिलेगा। आपकी बात से हम सहमत हैं कि अभी समय बहुत कम हुआ है और समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि 2 महीने में परीक्षा नहीं होती, परिणाम नहीं मिलते हैं, वो आपके पास सहमत है। अनुरंजन जी, आपने चर्चा सुनी, अब चूंकि समय कम है उसको हम समापन करेंगे। अभी आज अगर चुनाव होता है तो जैसे कि इन्होंने कहा कि ये जो दिल्ली क्या और जो राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। कांग्रेस जो हार चुकी थी, वो उनका जो मनोबल गिरा हुआ था, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे उनके पास आ गए, वो फिर से मैदान में सक्रिय हो गए। हर दिन उनके पास, लोगों के पास जाने का कई रास्ता मिल गया है। आप पार्टी इस विश्वास के साथ एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में उतर आई है कि भारतीय जनता पार्टी जो गलतियां कर रही है या 2 महीने में कर चुकी, कथित गलतियां हम कहेंगे,
चूंकि मैं इस बात को मैं सहमत हूं कि अभी तुरंत हम लोग परिणाम नहीं दे सकते, उनको समय दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि आज अगर यहाँ चुनाव हो गए, क्योंकि जो स्थितियाँ बन रही है, शायद मैंने सारी चर्चाएं हम लोग अखबारों मीडिया में के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन नहीं करेगी, अंततः चुनाव में जाना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है क्या अरविंद केजरीवाल पर एक बार दिल्ली की जनता फिर भरोसा कर वो सिंहासन, वो दिल्ली की कुर्सी उन्हें सौंप देगी? देखिए, बड़ा कठिन है ये सवाल इस तरीके से आकलन करना कि क्या दोबारा दिल्ली की जनता ऐसा करेगी, क्योंकि अगर पूरी परिस्थितियों में देखें तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने स्टैंड बदले हैं पिछले 1-1.5 साल में लगातार हर बात पे, चुनाव और चुनाव के बाद तो खासकर मतलब देखिए ये स्टैंड बदलने का ये आजकल सामान्य बात हो गई है, तो और जनता भी इस बात को समझ गई है। इसलिए जनता इस बात को समझ गई है, इसलिए शायद ये भरोसा दोबारा फिर अरविंद केजरीवाल पे या उनकी टीम पे नहीं हो पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं जी, ये हर जगह हैं, लेकिन उनकी पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल किसी काम के नेता नहीं है, जिस पे दोबारा भरोसा करना जनता के लिए मुश्किल होगा, और ये बात आम आदमी पार्टी के नेता भी समझते हैं जी। अब अभी इस परिस्थिति में जैसा आपने कहा, देखिए 2 तरीके के सवाल लगातार मीडिया में उठ रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल पे ये सवाल क्यों उठ रहे थे कि 49 दिन में उन्होंने क्या कर दिया, और बीजेपी पे क्यों नहीं उठ रहा। उन पे इसलिए उठ रहे थे कि उन्होंने खुद अपनी समय सीमा तय की थी, बार बार कहा था कि इतने दिनों में ये कर देंगे, इतने दिनों में ये कर देंगे, इतने दिनों में ये कर देंगे, और वो बाहर चले गए। आपका कहना बिल्कुल सही है कि सरकार को वक्त दिया जाना चाहिए, वक्त दिया जाना चाहिए, और जनता वक्त देगी। तो आज की इस चर्चा में मुझे लगता है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। आप कुछ कहते हैं? संक्षेप में समय नहीं, चुनाव होना चाहिए। मैं केवल ये कहना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी अपना स्टैंड रख रही है अभी कि चुनाव चाहिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है चुनाव चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को यह बात स्वीकार करने में क्यों दिक्कत है? अगर उन्हें लगता है कि वह भारी बहुमत से जीतने वाले हैं तो चुनाव मैदान में चलें। उसी पर मैंने कहा, जो चर्चा हुई कि अब जितनी मीडिया में जो चर्चा हुई, जो इस तरह बातें, हालांकि ये बात सही है कि धुआं तभी उठता है जब चिंगारी रहती है, तो कहीं ना कहीं ये बात अवश्य है कि चुनाव सरकार बनाने की ओर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोचा होगा। लेकिन जिस तरह का विरोध हुआ, अरब उनके नेता सार्वजनिक रूप से सबके सामने कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं बना, जोड़ तोड़ करके हम सरकार बनाने। उसकी वजह विनोद जी ये रही कि जो भी बीजेपी, जो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जिनको ये उम्मीद थी कि शायद वो दोबारा नहीं जीत पाएंगे, उनको ऐसा लग रहा होगा, वो नहीं चाहते होंगे चुनाव में जाना, जो बीजेपी के पाले में जाना चाहते होंगे। लेकिन ये आकलन है, लेकिन हमारे सामने जो पूर्व अनुभव है, जैसे आपने 74, 75 और 77 के चुनाव की बातें कही, देश का जो मतदाता है वो आज बहुत सजग सतर्क हो चुका है। उसने एक बार विश्वास कर जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी है, तो संभवतः शायद वो तुरंत अपने मत में परिवर्तन नहीं करेगी। महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे अपनी जगह रहेंगे, तत्काल अपना मत परिवर्तन शायद मतदाता नहीं करे। यह देश का चुनावी इतिहास बताता है। वैसे में भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त रह सकती है कि अगर आज दिल्ली का चुनाव हो या अन्य प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, तो एक बार संदेह का लाभ देते हुए देश का मतदाता फिर उन्हें समर्थन देगा। हाँ, उसके बाद अगर 6 साल भर के अंदर में अगर वो परिणाम नहीं आते हैं, वैसे संकेत नहीं मिलते हैं, तो ध्यान रहे कि जिस प्रकार भारी बहुमत के बावजूद जनता पार्टी की सरकार 77 में 2 साल का नहीं चल पाई, तो शायद वो स्थिति नहीं देखा पड़े। लेकिन तत्काल मतदाता शायद भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर अपना विश्वास व्यक्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी हम चर्चा समाप्त करते हैं, और कल हम फिर मिलेंगे राजचक्र में नए विषय में, नए मुद्दों के साथ, नए अतिथि विषयों के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उषा जी और सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। गर्ग साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सपोर्ट लेने के। अब हमें इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे सोमवार को इसी समय। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में चुनाव जीतने में कोई कठिनाई नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी संपर्क कर रही है, खरीदने की भी कोशिश कर रही है। बीजेपी चुनाव से डरी हुई है दिल्ली में।